मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश सहगल जी, जो मैनेजिंग पार्टनर है इक्वेनिमिटी वेंचर्स एलएलपी के। सर, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। इस वक्त जब हर तरफ जो है वो वॉर की वजह से टेंशन चल रही है, समझ नहीं आता है कि क्या होने वाला है किसी भी डायरेक्शन से, ना वो यूएस की तरफ से, ना इजराइल की तरफ से, ना ईरान की तरफ से, कहीं से भी डी एस्केलेशन की बात नहीं आ रही है और उसका असर लगातार बाजार पर देखने को मिल रहा है। कल हमने 3% की बड़ी गिरावट देखी थी। तो ये जो इम्पैक्ट है आखिर बाजार के ऊपर, जो हमने गुरुवार को गिरावट देखी, 3% की गिरावट देखी, ये जो इम्पैक्ट है बाजार के ऊपर, आखिर कितना और गहरा होता हुआ आप देख रहे हैं? क्या हम ऐसे ही रोज खुलेंगे और गिरते हुए जाएंगे, एक दो दिन की रिकवरी आएगी और बाकी 2-3 दिन की गिरावट देखने को मिलेगी? ये पेन कितना बड़ा है सर? नहीं विकास जी, ये सभी के पास यही प्रश्न है और इसका उत्तर किसी के पास भी नहीं है। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा, ना ही यूएस, ना ही इसराइल, ना ही ईरान कोई बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है और ये मसले का हल इन तीनों में से किसी के पास अब तक तो नहीं दिख रहा है। तो जहां तक कि भारतीय मार्केट्स की बात है, आई थिंक ये तीन चार फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट पे भारी पड़ रहे हैं। एक तो जैसे कि आपने कहा, ये जो वॉर चल रही है ईरान यूएस इसराइल की, इसमें जो बढ़ते अटैक्स हैं और मिसाइल स्ट्राइक्स, एनर्जी सप्लाई तो बिल्कुल वो चली गई है, बिल्कुल ही गई है। और मार्केट में जो तेज वॉलेटिलिटी और भारी सेल ऑफ चल रहा है, जैसे कि कल आपने कहा 3% से ज्यादा मार्केट में गिरावट आई थी। आई थिंक ये जब तक वॉर एक दिशा नहीं पकड़ लेती है और एनर्जी सप्लाई सिक्योर नहीं होती है, तब तक ये इम्पैक्ट मार्केट पर चलता रहेगा। ये सिर्फ एक ही फैक्टर है, और भी तीन फैक्टर्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। एक तो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस। जैसे कि हम हॉर्मुज के बारे में अभी सब सब जान गए हैं। मे भी 15-20 दिन पहले तक के ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा हॉर्मुज स्ट्रेट क्या था। अब सबको पता है कि सारा तेल, ज्यादा करके तेल भारत में वहीं से आता है। तो काफी इम्पैक्ट हुआ है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस पर। ब्रेंट अब $100 के ऊपर है। महंगाई का दर बढ़ रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट फूल रहा है ये तेल के भाव की वजह से। और रुपया जो है, इंडियन रूपी रिकॉर्ड लो पे गिरता जा रहा है। अभी 93 के आसपास चल रहा है। और ऑयल इंपोर्ट करने वाले जितने सेक्टर्स हैं, जिनकी जो भी ऑयल डिपेंडेंट है, आई थिंक उनके सबके मार्जिन पर इसका ज्यादा प्रभाव आएगा। तो ये एक फैक्टर है। और एक जो दूसरा फैक्टर जो काफी समय से भारतीय मार्केट पर भारी पड़ा हुआ है, वो है एफआई आउटफ्लोज। हम 1.5 साल से करीबन तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा हो गया उसके बारे में चर्चा करते जा रहे हैं। तो एफआई लोग तो भारी बिकवाली में लगे हुए हैं ग्लोबल टेंशन के चलते हुए, और हाई वैल्यूएशन जो भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में अब तक दिख रहे हैं। उससे जो ये डोमेस्टिक बाइंग का जो चल रहा है दौर, आई थिंक वो डोमेस्टिक बाइंग की वजह से ही मार्केट थोड़ा, जो आप कह रहे हैं कि 3 दिन में एक दिन ऊपर ग्रीन दिखता है, आई थिंक डोमेस्टिक बाइंग बहुत जरूरी है। लेकिन एफआई सेलिंग जो है वो काफी उस पे उसका प्रभाव है। आप देखिए, एक एफआईएस जो हैं वो एक भारत में सेल सेल कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज अगर आप देखें, एशियन मार्केट जो है, चाइना हुआ, ताइवान हुआ, साउथ कोरिया हुआ, इन तीनों मार्केट में और भी दूसरे मार्केट्स हैं, इंडोनेशिया वगैरह, ज्यादातर इन मार्केट्स में एफआईएस की सेलिंग नहीं हुई है, बट बाइंग हुई है। इनमें नेट इनफ्लोज हैं। 2025 में भी इनफ्लो थे, और अभी जो 2026 के 3 महीने गुजरे हैं, इनमें भी काफी इनफ्लोज हैं कंपेयर टू भारत, जहां पर ये 3 महीने में भी हमारे मार्केट में से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए चला गया है। इसका डायरेक्ट नतीजा है रुपी डेप्रिसिएशन। और जैसे कि हम एक बहुत ही इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, तेल से लेके काफी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। और अब जब आप इंपोर्ट करेंगे और रुपी जब 93 रुपीज $1 का हो गया है, तो उतनी महंगाई हमारे देश में बढ़ेगी। तो इंपोर्ट का खर्चा बढ़ रहा है। आई थिंक ये तीन चार चीजें हैं विकास जी, जो हमारे मार्केट पर हावी हैं, और इन चारों में से किसी का भी बहुत ही आसान, सरल, नियर टर्म हल दिख नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो हावी हैं बाजारों पर। इनमें से एक फैक्टर को मैं पिक करता हूं सर, क्रूड को, क्योंकि क्रूड जो है इस वक्त, रोज सुबह जब हम उठते हैं तो ब्रेंट क्रूड के भाव देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। 15-15, 20-20 मिनट के कन्वर्सेशन हमारे ब्रेंट क्रूड के ऊपर ही हो रहे होते हैं। जी 110, 120 के रेंज में अब जाता हुआ दिख रहा है। कल 111 का जो है वो इसने लेवल टच कर दिया। जी। क्या अगर ये हायर प्राइसेस सस्टेन करते हैं, अगर ये हायर प्राइसेस आगे भी रहते हैं, तो क्या एक मैक्रो लेवल पे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात होगी?
क्योंकि निश्चित तौर पे हम इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है, बाकी दूसरे देशों पर इंपोर्ट करते हैं हम अपने जो ऊर्जा हमारी ऊर्जा की खपत है उसका 80-85% हम जी इंपोर्ट करते हैं। तो क्या जी हम बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी की तरफ बढ़ेंगे अगर ये क्रूड के प्राइसेज इतने ज्यादा रहे तो? डेफिनेटली ठीक है, बैड न्यूज है ये। अगर अगर क्रूड की प्राइसेस सस्टेनेबल बेसिस पर अगर 100, 200, 110, 110, 120 लेवल अगर आप जो बोल रहे हैं, अगर उस लेवल पे रही तो तो इंडियन मार्केट्स को, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगी। एक तो जैसे कि मैंने अभी कहा, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन जो स्पाइक है वो बड़ा रहेगा। दूसरा मैंने मेंशन किया करंट अकाउंट डेफिसिट। आई थिंक इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो ऑयल का जो हमारा इंपोर्ट है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे उसका बहुत ही डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। और उसका तीसरा फैक्टर अगेन जो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की उसके बारे में, रुपी डेप्रिसिएशन। जैसे कि आप देख रहे हैं 93 हो गया है, तो अगर ये 110 120 रहा तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि 100 रुपए डॉलर के तो कहीं नहीं गए। और आई थिंक इससे बड़ा इशू ये होगा कि अगर 110 120 पर ब्रेंट क्रूड रहा, ये कि हमारे जीडीपी पर फर्क फर्क पड़ जाएगा। आप देखिए विश्व भर में आज जो बात हो रही है, जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, ये सब इकोनॉमीज को अगर आप देखें तो इसमें एक दो इकोनॉमीज हैं जो उभर के आती हैं जिनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ रहा है। और एक तो यूएस रहा है, दूसरा एक इंडिया रहा है जिसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ जीडीपी में रहा है। बट 110 120 पर तो ये ग्रोथ आई थिंक डिसअपियर हो जाएगा। तो बेसिकली फिस्कल स्ट्रेन जो है, जो फाइनेंशियल्स हमारी कंट्री के हैं, भारत के जो हैं, वो उसकी सारी जो स्ट्रेंथ है वो सारी सैप हो जाएगी, सारी निकल जाएगी अगर क्रूड ऑयल 110 120 पर ज्यादा देर के लिए रुका तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है हमारे लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये नेगेटिव होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए भी और तमाम कंपनियों के लिए भी जो क्रूड पे डिपेंडेंट हैं। सर एक सवाल मेरा बेसिकली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में है कि अगर ये वॉर अगले 2-3 दिन के अंदर या इस वीकेंड के दौरान ऐसा कुछ होता है कि डीएस्केलेशन की तरफ बढ़ते हैं, अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई वॉर को क्लोज करना है, तो क्या अब जब हम इतने करेक्शन दिखा चुके हैं, 26,000 से 23,000 के पास आ चुके हैं, वैल्यू करेक्शन भी हो चुका है, टाइम करेक्शन भी हो चुका है, तो क्या अब हम इस जो इवेंट ड्रिवन जो पैनिक था उससे बाहर निकल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे फंडामेंटल्स, जो हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स हैं, क्या वो उतने स्ट्रांग हैं? हमने Q3 के रिजल्ट्स देखे, Q3 के रिजल्ट्स तो निश्चित तौर पे अच्छे थे, जो उम्मीद थी उससे तो कहीं बेहतर थे। तो क्या हम फंडामेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि अब हम एक रैली दिखा सकते हैं इतने करेक्शन के बाद, अगर ये वॉर की सिचुएशन किनारे लग जाती है, वॉर जो है वो खत्म हो जाती है तो? 100%, 100%। अगर वॉर खत्म हुई 2-3 दिन में या 2 हफ्ते में भी खत्म हुई, 2-3 हफ्ते में भी खत्म हो गई, अगर एक 2 महीने में खत्म हो गई ये वॉर, तो जो रैली हम देखेंगे इंडियन मार्केट्स में वो बहुत ही अच्छी रैली आएगी। आई थिंक जो रैली आएगी उससे जो पहले के हमारे हाईज हैं वो भी क्रॉस हो सकते हैं। क्योंकि उसके बाद, ये वॉर खत्म होने के बाद, तो अगर वॉर खत्म हुई, क्रूड प्राइसेस कम हो जाएंगी, क्रूड प्राइसेस कम हो जाएंगी तो सब सब जो इन्फ्लेशन, रुपी डेप्रिसिएशन, जितनी भी हमने महंगाई जो जिन चीजों की बात की वो सब सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सबका एक साधारण सा हल मिल जाता है। उसके बाद एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहेगी जो हम पहले वॉर के पहले बात कर रहे थे, वो आई थिंक फिर से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा मार्केट के परफॉर्मेंस के लिए, और वो है अर्निंग्स ग्रोथ। तो जो कंपनीज हैं जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ आएंगी, और जो अभी भी इस मार्केट में भी जिन कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ इंपैक्ट नहीं होने वाली है, आई थिंक उनका परफॉर्मेंस आप देखें तो इतने भारी गिरते मार्केट में भी वो अपना प्राइस पकड़ के रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी एक साइड पे हम देख रहे हैं ये कि करेक्शन जो है वो तमाम उन शेयर्स में, उन सेक्टर्स में आ रहा है जिनको क्रूड से डायरेक्ट जिनकी लिंकेज है, जी लेकिन जी दूसरी तरफ ऑन अ फ्लिप साइड अगर हम ये जानना चाहें कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो अगर यहां से सिचुएशन बेटर होती है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उन सेक्टर्स को मिलेगा, उन पर्टिकुलर जो खेमे जी हैं उनको मिलेगा, क्योंकि अगर क्रूड की परेशानी दूर होती है तो निश्चित तौर पे फिर फोकस जो है वो सारा का सारा डोमेस्टिक ग्रोथ पर होगा, डोमेस्टिक अर्निंग्स पर होगा, वैल्यूएशंस की बात अगर होगी तो कौन से सेक्टर्स ऐसे आपको दिख रहे हैं जो जी वैल्यूएशन के हिसाब से एकदम सही मुहाने पर खड़े हैं तेजी के, जी और जैसे जी ही ये सिचुएशन बेहतर होगी उनसे उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा? जी देखिए अभी एक तो जो अभी माहौल बना हुआ है, इस माहौल में तो काफी नेगेटिव माहौल है।
आप फंडामेंटल्स को देखिए कंपनीज के, बेस्ड ऑन जो $100 प्लस का क्रूड प्राइस है, या आप टेक्निकली मार्केट को देखिए तो मार्केट तो बहुत ही वीक है। इसमें दो चीजें, एक तो अभी क्या किया जाए, तो अभी आप उन्हीं सेक्टर्स में रहिए जहां पर सेफ्टी है, जो ये फॉरेन रुपी डेप्रिसिएशन से, एफआई आउटफ्लो से, इन सबसे जो प्रभावित नहीं है, और जिसमें एक इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, जिसमें अपनी अपनी ताकत पे जो खड़े हैं कंपनीज, आई थिंक उन कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे कि मान लो फार्मास्यूटिकल्स हुआ, इसमें जैसे ही रुपी डेप्रिशिएट होता है तो इन कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट मिलता है। एफएमसीजी कंज्यूमर कंपनीज जो हैं, लोकल जो हमारा कंजम्पशन है वो तो बंद नहीं हुआ है, तो उनमें कंपनीज में थोड़ा एक सेफ्टी नेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी सस्ती है, चीप है और इनका परफॉर्मेंस अब आएगा। कंपनी सस्ती नहीं है, फेयरली वैल्यूड है, 30-35 के आसपास इनके पीई होंगे, बट एक स्टेबिलिटी जो है, उसका ये प्रीमियम है, और ऐसे माहौल में ये सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दूसरा एक यूटिलिटीज हो गई, यूटिलिटीज में आप इन्वेस्ट करिए क्योंकि ये तो बंद नहीं होंगी। और अगर ये वॉर खत्म हो जाती है तो आई थिंक हमें ग्रोथ सेक्टर्स को चेस करना है। एक तो ये बहुत ही क्लियर हो चुका है स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए कि हमें आत्मनिर्भरता, जो एक टर्म हम यूज कर रहे हैं काफी समय से, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। सेल्फ सफिशिएंसी हमें बनानी पड़ेगी। तो वो सब सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, डिफेंस हुआ, ये सेक्टर जो है जिनमें हमें हमें आत्मनिर्भर होना है, और जो कंपनीज इस डायरेक्शन में हमें मूव कर सकती हैं, आई थिंक वो कंपनीज पे आप ध्यान दीजिए। बैंकिंग, ऑफ कोर्स बैंकिंग बहुत ही एक सेक्टर है जिसमें एक सेंटिमेंट के हिसाब से उनकी वैल्यूएशंस ऊपर नीचे होती हैं, उनकी बिजनेस भी ऊपर नीचे होती हैं। तो जैसे ये वॉर खत्म हो गई, आई थिंक ये बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब सेक्टर्स हैं जो मैं रेकमेंड करूंगा आप इन पे ध्यान बनाए रखें। बिल्कुल निश्चित तौर पे यही हमारा मकसद भी है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, इस शो को हमारा करने का ये मकसद होता है कि हम तमाम दिग्गजों को लेकर आते हैं जिन्होंने कई बड़ी गिरावटें देखी हैं, और उसके थ्रू नेविगेट कराया इन्वेस्टर्स को कि उनको इन गिरावटों में क्या करना चाहिए, कैसे पेशेंस रखना जी चाहिए, और वेल्थ क्रिएशन जी की जर्नी को कैसे कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, जी आज आप जुड़े और आपने समय दिया और तमाम इंसाइट्स शुक्रिया आपने सेक्टर पर, इंडियन इकोनॉमी शुक्रिया। पर, मार्केट पर तमाम चीजें आपने शेयर की।